प्रकृति के अंदर कोई भी बदलाव हो रहा हो, यहाँ एक ऐसी चीज़ भी मौजूद है जो कभी नहीं बदलती। उसे हम ऊर्जा कहते हैं। ये फिजिक्स के सबसे बुनियादी नियमों में से एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट है। एक मैथमेटिकल प्रिंसिपल होने की हैसियत से हमें ये एक ऐसे नंबर के बारे में बताता है जो कि फिक्स है और जिसे हम गिन सकते हैं। थोड़ी देर बाद जिसमें प्रकृति अपने कुछ खेल खेल चुकी है, इसे फिर से गिना जाए तो ये नंबर नहीं बदलता। ये अजीब है क्योंकि ये हमारे रोज़ाना के होते अनुभवों का विरोधाभास है। हम रोज़ाना खाना खाते हैं, दिन भर अलग अलग काम करते हैं और दिन के अंत में थका हुआ महसूस करते हैं। अगर गौर से देखें तो हमारी ऊर्जा लगातार खो रही है, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो खोई हुई ऊर्जा किसी दूसरी अवस्था में हमेशा मौजूद रहनी चाहिए। अब आगे हम एनर्जी की उन्हीं कुछ बेसिक फॉर्म्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके बारे में हमने सुन तो रखा है, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या है ये नहीं जानते। तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं। ओके, तो एनर्जी की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली फॉर्म्स में से एक, जिसे हम चारों ओर देख सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ये एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी ही है जो कि मासिस के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही वहाँ है। यहाँ पृथ्वी पर जब हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस आती है। सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ने के लिए हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। ढलान पर एक गेंद आसानी से नीचे लुढ़क जाती है। होता क्या है कि कोई भी चीज़ एक सर्टेन हाइट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ऊर्जा को इकट्ठा कर लेती है। फिजिक्स एनर्जी को डिफाइन करता है एज द कैपेसिटी टू डू वर्क, और हाइट पर रखी हुई कोई भी चीज़ अपने अंदर काम करने की क्षमता को स्टोर कर लेती है और उसे जब चाहे हम किसी दूसरी चीज़ को ऊपर चढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करने में उसे खुद नीचे आना पड़ेगा, यानी उसकी खुद की पोटेंशियल एनर्जी दूसरी चीज़ को ऊपर चढ़ाने के कॉस्ट के तौर पर कट जाएगी, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तय करता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक फॉर्मूला, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी पता कर सकते हैं। ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी केवल और केवल हाइट, ऑब्जेक्ट के मास और ग्रेविटी पर ही निर्भर करती है। तो सिंपल आर्ग्यूमेंट्स और फर्स्ट प्रिंसिपल से इसकी वैल्यू निकल कर आती है mgh। हमारे इर्द गिर्द पाई जाने वाली कुछ दूसरी पोटेंशियल एनर्जीज हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल और कुछ दूसरी। लेकिन इन सब के काम करने के पीछे का कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जैसा ही है। जहाँ भी कहीं पोटेंशियल एनर्जी होगी वह ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कारण ही होगी, जिस पर ग्रेविटी या स्प्रिंग फोर्स जैसा कोई बल काम कर रहा है। तो चलो अब हम अपना ध्यान ऊर्जा की दूसरी अवस्था की ओर मोड़ लेते हैं। सही पहचाना, गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मोशन की एनर्जी है। जब कोई चीज़ चलती है तो वह अपने साथ एक ऐसी ऊर्जा लेकर चलती है जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ कोई लेना देना नहीं है। वह केवल उस ऑब्जेक्ट के मास और उसकी स्पीड पर डिपेंड करती है। असल में ग्रेविटी की एब्सेंस में भी काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी को समझने के लिए एक पेंडुलम के बारे में सोचिए। उसके मास को एक साइड में करके छोड़ने पर वो आगे पीछे झूलता है। अपने इस मोशन में एक साइड से सेंटर की तरफ जाते हुए वो अपनी हाइट खो देता है। इस दौरान पेंडुलम की पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जाती है? उसे किसी दूसरी फॉर्म में बदल जाना चाहिए। ध्यान देने पर हम पाएंगे कि अपनी गति की वजह से ही बॉब वापस ऊपर जा पाता है। इसलिए यहाँ बॉब की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक नई अवस्था काइनेटिक एनर्जी में बदल रही है। फिर से हम फर्स्ट प्रिंसिपल से काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं, जो कि है 12mv²। कुछ जाना पहचाना लगता है जी। इसी तरह से दूसरी अवस्थाओं में हम एनर्जी के एग्जिस्टेंस को इलस्ट्रेट कर सकते हैं। हमारे पास हीट एनर्जी है जो कि भोजन बनाने और पानी उबालने के काम आती है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हीट और कुछ नहीं बल्कि गति करते हुए एटम्स और मॉलिक्यूल्स ही है, काइनेटिक एनर्जी का ही एक सूक्ष्म रूप। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो एक दूसरे को धकेलते इलेक्ट्रिक चार्जेस से मिलती है। फिर रेडिएंट एनर्जी है, लाइट की एनर्जी, जो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही है क्योंकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में हुई हलचल से पैदा होती है। हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी है जो नाभिक में बैठे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से जुड़ी है। इसके फॉर्मूलाज हमारे पास हैं लेकिन फंडामेंटल लॉज की जानकारी नहीं है। अंत में हमारे पास है रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी,
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जुड़ी एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी की मॉडिफाइड फॉर्म है। इस फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी एक दूसरी चीज़ से जुड़ जाती है जिसे मास एनर्जी कहा जाता है। एक ऑब्जेक्ट के पास अपने होने के कारण ही ऊर्जा होती है, जिसका उसके मोशन या पोजीशन से कोई संबंध नहीं होता, बल्कि उस ऑब्जेक्ट का मास ही अपने आप में ऊर्जा का कारण है। यदि एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन से टकराता है तो वो दोनों गायब हो जाते हैं और उस टक्कर से डेफिनेट अमाउंट में रेडिएशन पैदा होता है, जिसे केवल और केवल इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के मास की जानकारी से ही कैलकुलेट किया जा सकता है। ये फॉर्मूला सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोजा था, E=mc²। हमारी इस चर्चा से ये तो साफ हो गया है कि एनर्जी अलग अलग रूपों में उपस्थित है और उन्हें आपस में जोड़ने की डोर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटम मैकेनिक्स से ये सामने आ पाया है कि टाइम के एब्सोल्यूट ना होने से ही एनर्जी के कंजर्व्ड होने का संबंध है। दूसरे शब्दों में हम दो टाइम इंटरवल्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। टाइम जैसा कल था वैसा ही आज भी है। टाइम होमोजीनियस है और इसलिए एनर्जी कंजर्व्ड है।